हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर लिए थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे, जिसका एक वीडियो आ चुका है। दोस्तों, आज ये जो है कि दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने इसकी पहले ही हमने बात किया था। आप देख पा रहे होंगे मुख्य और गौड़ कल्पना में अंतर और कल्पना और फैंटेसी में अंतर। तो हम कल्पना और फैंसी में अंतर देख लिए थे, जिसके अंतर्गत हम जितने अंतर थे सबको देख लिया था। अब हम चलेंगे अंग्रेजी आलोचक को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कॉलरिस, इनके कथन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए कथन देखते हैं कॉलरिस का। अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कॉलरिस थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में नेपल्स नामक नगर में 1866 ईस्वी में। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्रोचे हैं। इनसे भी काफी प्रश्न बनता है, क्रोचे को ध्यान से पढ़िएगा। क्रोचे ने इस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में 1900 में नेपुल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिए। इन्हें को विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1902 में हुआ और डगलस एनल्से द्वारा प्रस्तुत इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का ऐतिहासिक विवेचन है। देख रहे हैं। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के जनक आप पहली बारी से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है, यही नोट डाउन कीजिएगा। बाउमगार्टेन को। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। क्रोचे की मान्यताएं, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है, कौन सा नहीं है, कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है, तो उसी को आपको काटना पड़ेगा, याद रखिएगा। पहला है अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में भेद, और अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला शिष्ट केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं है। कला अखंड है। सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में भेद संबंधित है। कला वैयक्तिक है। कला के लिए उसका प्रयोजन नहीं होता। क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के 4 स्तर माने हैं। पहला संस्कार, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अभिव्यंजना, तीसरा सौंदर्य मूलक, चौथा है सौंदर्य भौतिक द्रव्य। ध्वनियाँ तानों, रेखाओं और रंगों के मिश्रण में रूपांतरण है। क्रोचे ने सहृदय के सृष्टा को भी आनंद का भागी माना है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। क्रोचे की मान्यता में दोष है तो अति व्याप्ति का। ठीक है, आगे चलेंगे। टी.एस. इलियट का जन्म सेंट लुई अमेरिका में हुआ। अब हमने क्रोचे को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इनको, इलियट को। इलियट का जन्म देख लीजिए। जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म क्रम लगाने के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा। लंदन इंग्लैंड में बस गए, बाद में वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड। 1848 ईस्वी में इलियट की साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिला। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा पाश्चात्य काव्य शास्त्री है जिसे नोबेल मिला था? तो ध्यान दीजिए, इलियट को। किसी आलोचक ने अपनी आलोचना की निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है? तो इलियट ने। किसका आलोचक का मत है कि कार्यत्री भावत्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः आलोचक और सर्जन प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए? तो इलियट। रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना? तो इलियट ने। द वेस्टलैंड का लेखक है, द वेस्टलैंड इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख के रचयिता हैं, तो इलियट हैं। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेखक इलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो यहाँ से देख रहे हैं, द सीक्रेट वुड में संग्रहित है।
सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कभी नहीं बल्कि काव्य है। कथन किसका है? इलियट का। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। कथन किसका है? इलियट का। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभवीता और सृष्टा का अंतर उतनी ही स्पष्ट होगी। यह कथन किसका है? तो इलियट का। द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कंप्लीटेड spirit in the hymn will be the man who suffers and the mind which creates। कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधना से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है। कलाजय अनुभूति अकालजन्य अनुभूति के भेद। तो यह कथन किसका है? तो इलियट का। किस आलोचक के अनुसार काव्य अनुभूति तथा अन्य अनुभूति में कोई भेद नहीं होता? रिचर्ड के अनुसार। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिसमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। तो कथन किसका है? तो इलियट का। आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। कथन किसका है? इलियट का। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य अतीत के कवियों में प्राण संचार करना। कथन किसका है? इलियट का। आलोचना का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना, साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा नियंत्रित रूप में न देखकर कालातीत रूप में देखना। कथन किसका है? इलियट का। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे। आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं। एक तो यह कि काव्य क्या है और दूसरा यह कि क्या यह अच्छी कविता है। कथन किसका है? इलियट का। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेखों के रचयिता हैं तो इलियट। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं, कलाकृतियों का विसर्जन और दूसरा है रुचि का परिष्कार। बाद में 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में इन दो उद्देश्यों के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वादन। महत्वपूर्ण आलोचना वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है। कथन किसका है? तो इलियट का। इलियट ने आलोचना के उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो साधन माने हैं, तुलना और विश्लेषण। निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो इलियट ने। संवेदनशीलता के असाहचर्य सिद्धांत किसका है? तो इलियट का है। संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रेमी द गुर्मो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुर्मो ने केवल एक व्यक्ति के संदर्भ में संवेदनशीलता के असाहचर्य की बात कही थी, पर इलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया। इलियट के अनुसार महान कवि और काव्य में भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। भाव और विचार का असाहचर्य ही संवेदनशीलता का असाहचर्य है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। कथन किसका है? इलियट का। किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथलिक घोषित किया? तो इलियट। रिचर्ड का जन्म इंग्लैंड में, बाद अमेरिका में नागरिकता ग्रहण की। हमने इलियट को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिचर्ड को। तो रिचर्ड का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ में रिचर्ड के साथ अन्य दो सहलेखन कौन कौन थे? तो आप देखेंगे तो C.K. ऑगडेन, जेम्स वुड। दी मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक किसकी है? तो रिचर्ड की है। यह क्या था? इनका सहलेखन था। ये साथ में मिलके लिखे थे। और किसके साथ लिखे? तो C.K. ऑगडेन के साथ। मेरे विचार में आलोचना अनुभूति के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। कथन किसका है? रिचर्ड का।
किस आलोचक ने आलोचना को मनोवैज्ञानिक की शाखा कहा? रिचर्ड ने। मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो रिचर्ड ने। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि क्षमता मूल्य किसका है? कथन किसका है? तो रिचर्ड का। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतः व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कथन रिचर्ड की है। आवेगों के प्रकार सजातीय विजाति के आधार पर रिचर्ड ने काव्य के कितने भेद माने? 2। अपवर्जी अंतर्वेशी। आगे चलेंगे। रिचर्ड ने आलोचना के 2 भेद माने, आलोचना और आलोचनात्मक और प्राविधिक। प्राविधिक को ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सब हम बोलने के लिए सब लोग कहते हैं प्राविधिक, लेकिन प्राविधिक है, ध्यान दीजिए। रिचर्ड के अनुसार आलोचना के 2 स्तंभ हैं, पहला मूल्य लेखा, दूसरा संप्रेषण लेखा। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है, मतलब हूबहू अंतरण है, और न 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादम्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कथन किसका है? तो रिचर्ड का। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। कलाकार की अनुभूति और कलाकृति में जितना संवाद होगा उसी के अनुपात में उसकी संप्रेषण क्षमता होगी। रिचर्ड ने भाषा के कितने रूप माने? तो 2, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है संप्रेषण। आगे चलेंगे। किस आलोचक ने सृष्टा मतलब कलाकार जो मतलब उसका जो है कि सृष्टि मतलब रचयिता कर रहा है, वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। किस आलोचक ने सृष्टा के मनोविज्ञान का अध्ययन का निष्फलन बंजर क्षेत्र कहा है? तो रिचर्ड ने। रिचर्ड और इलियट में एक प्रमुख अंतर है। रिचर्ड ने काव्य को भावक मतलब हृदय सहृदय की दृष्टि में विचार किया है, जबकि इलियट ने काव्य को मीमांसा का मतलब होता है खोज करना। मीमांसा मूलतः सृष्टा कलाकार की दृष्टि से किया है। रिचर्ड का मूल मीमांसा व्यक्तिनिष्ठ और समाजनिष्ठ दोनों है। आपसे पूछा जाएगा रिचर्ड का मूल मीमांसा व्यक्तिनिष्ठ है या समाजनिष्ठ, तो आप बताइएगा व्यक्तिनिष्ठ। रिचर्ड ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना? तो मूल्य और संप्रेषण को। रिचर्ड के अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि है, और स्वच्छंदतावाद की विशेषता स्वतंत्रता, मुक्ति की आकांक्षा, कल्पना और संवेग की महत्ता, वैयक्तिकता, प्रकृति की ओर उन्मुखता। इन डिफेंस ऑफ पोइजी नामक ग्रंथ के लेखक है शेली। नेगेटिव कैपेबिलिटी निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्रिट्स ने। उत्तराधुनिकता का प्रचलन कब हुआ? तो 20वीं सदी से। 20वीं सदी के 7वें और 8वें दशक से। आधुनिकता की परिभाषा दीजिए, क्या विशेषताएं हैं? ध्यान दीजिए। आधुनिकतावाद के इतिहास और परंपरा में विच्छेद, गहन स्वात्म चेतना, तटस्थ और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वतंत्रता, रूप और प्रयोग, अपने आप में बंद दुनिया, अपारदर्शी भाषा। आगे चलेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में नामक ग्रंथ के लेखक हैं रैनसम। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं रैनसम, बुक्स, रॉबर्ट्स, पेनवारेन, ब्लेकमर। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं जोला। ये भी नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, याद रखिएगा। हिंदी में प्रमुख प्रकृतिवादी आलोचक हैं तो पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और ऋषभ चरण जैन। आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद तथा का प्रारंभ हुआ 1886 फ्रांस से। मिथक और प्रतीक में मुक्त अंतर है। मिथक में कथा तत्व होता है, प्रतीक में नहीं। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है जिसका संबंध है स्वप्न और चेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित बेतरतीब बिंबालमियों से। हिंदी के किस कवि में फैंटेसी का प्रचुर मात्र है? तो ये मुक्तिबोध जी का है। ये फैंटेसी अच्छा लिखे हैं। बिंब क्या है? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद्य काल्पनिक शब्द बद्ध समूर्तन। 1908 हेलमी में फ्लिट ने बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र प्रदर्शित किया। आचार्य शुक्ल ने फ्लिट को ही इसका प्रवर्तक माना। ध्यान दीजिएगा। 1912 से 17 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला।
जिसके अगुआ कौन थे? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड से भी प्रश्न बनता है। हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने अपने एक निबंध भाव एवं मनोव्यवहार में किया है 1915 ईस्वी में। अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है। मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुनरावृत्त, धर्मगाथा, पुराण कथा, पुराख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग खूब मिलता है। मिथ यूनानी शब्द का माइथोस से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है अतर्क्य आख्यान। मिथक को आदिम मनुष्य की दमित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण किसने किया? तो फ्रायड ने। मिथक को प्रजातीय सामूहिक अवचेतना का आदिम बिंब किसने कहा? युंग ने। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा? तो लेवी स्रोत ने। किस विद्वान ने मिथक की उत्पत्ति भाषा से माना है तथा मिथक को भाषा का रोग कहा? मैक्स मूलर ने। मिथक की समीक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं नाइथ फ्राई। फ्राई बार बार पूछे जाने वाले हैं। हिंदी में आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता प्रेमचंद हैं। ध्यान दीजिए, कौन है? प्रेमचंद। यथार्थवाद और आदर्शवाद नामक लेख किसका है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना? भारतेंदु को। अब देखेंगे यहाँ पे जो है कि प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। तो प्रत्ययवाद प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अरस्तु का है। उदात्त सिद्धांत लोगिनोस का है। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत रिचर्ड का है। वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट का है। निर्वैयक्तिका सिद्धांत इलियट का है। संवेदनशीलता असहचर इलियट का है। अभिव्यंजना क्रोचे, परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिक प्रज्ञ का सिद्धांत इलियट, कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज, द्वंद्ववाद हिगेल का, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का, महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकास का, मिथ की समीक्षा नॉर्थप फ्राई का, स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ का। प्रमुख सिद्धांत प्रवक्तर, अंतर्विरोध का सिद्धांत क्लीस बुक्स का, विखंडन जॉन दरिदा, बार बार पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा गया था। विडंबना और विसंगति क्लिफ बुक्स का, विरोधाभास आयरनी रॉबर्ट स्पेन वारेन का, समाज साहित्य का समाज इपाली तेन का, अजबनीपन मॉक्स का। तो रहे दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे प्रमुख जो है सिद्धांत और प्रवर्तक तक। इसके बाद इनके जो भी कथन बच रहे हैं उनको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहीं पे रुकते हैं और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो कैसा लगा? अगर यदि आपको वीडियो व्याख्यान पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक एक कमेंट प्यारा से कीजिएगा, ताकि मैं इस इतनी मोटी पुस्तक को पूरा करवा सकूँ। धन्यवाद।